साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम मुश्किलात के बावजूद अलायंस ने डीडीसी इंतखाबात में अच्छा मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि 370 की बहाली के लिए असेंबली से उठने वाली आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यूज 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर मीर के साथ खास बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में जारी ईडी और एनआईए की कार्रवाइयों को सियासी इंतकामगिरी से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि वो खुद फिलहाल इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं रखते। एनसी पर अलहदगी पसंदगी को जन्म देने के इल्जाम पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी के कारकुनों को मुल्क के लिए खड़े रहने पर शहीद किया गया। डीडीसी के नताइज आए, आप मुतमईन हैं या और बेहतर हो सकते थे नताइज? अब हर इलेक्शन में और बेहतर हो सकते थे। हमने कुछ ऐसी जगहों पे सीटें गंवाई जहां हम जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा और जिन जिन साजिशों का हमने मुकाबला किया, जिस तरह हमारे कैंडिडेट्स को तंग किया गया, पूरी हुकूमत की मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई। बीजेपी ने जगह जगह से मरकज़ के वज़ीर और वज़ीर आला और इन ऐसे लोगों को यहाँ लाके कैंपेन कराया, पैसा पानी की तरह बहाया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन नतीजों से हम अगर अपने आप को मुतमईन ना कहें तो शायद ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इलेक्शन के बाद का हाल देखिए, पूरी हुकूमत की मशीनरी लगी हुई है। इंडिपेंडेंट जो लोग जीत के आए हैं उनके घर तक उनको पहुंचाने के लिए ये सिक्योरिटी का बहाना इस्तेमाल किया जाता है ऐसे अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को यहाँ लागू करने में। होटलों में उनको बंद किया जा रहा है और बीजेपी और इस नई पार्टी के तरफ उनको खींचा जा रहा है। यानी पोचिंग, यानी हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है। पैसा होगा नहीं होगा, लेकिन घसीटा तो जरूर जा रहा है। कांग्रेस का साथ लेंगे आप? अब हम तमाम उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने बीजेपी का मुकाबला किया। इसके बाद असेंबली इंतखाबात कितने तैयार? असेंबली इलेक्शंस की मैं तैयारी कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि होंगे नहीं। ऐसा क्यों? नहीं होंगे। जब जो बीजेपी की हालत हुई इस इलेक्शन में, कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं। पिछले 4 इलेक्शनों के मुकाबले में इस इलेक्शन में उनका वोट शेयर कम हो चुका है। इन हालात में मुझे नहीं लगता है अगले कुछ सालों तक बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन कराना चाहेंगे। आपने अभी जिक्र किया कि जो असेंबली आएगी, बीजेपी नहीं चाहेगी यहाँ पे इंतखाबात हों, क्योंकि वो जानते हैं कि जो असेंबली आएगी वो 370 या जो 35A को लेकर जो फैसले हुए उनको रिवर्स करने की कोशिश करेगी। कई लोग ये कहते हैं कि 370 बहाल करने की जो ताकत है या जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट को है या सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन पार्लियामेंट ने फैसला अगर किया तो किस बुनियाद पे किया? गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। गवर्नर ने अपने पास कौन से पावर लिए? असेंबली के। गवर्नर साहब ने क्या लाइन लिया कि बिकॉज द असेंबली इज नॉट सिटिंग, द गवर्नर टेक्स द पावर्स ऑफ द असेंबली। व्हेन द असेंबली सिट्स, असेंबली विल हैव इट्स ओन पावर्स। अब अगर मेजॉरिटी व्यू असेंबली की ये है कि ये फैसला गलत है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब इंतखाबात होंगे, असेंबली आएगी, उसके इख्तियार में होगा कि वो रेस्टोरेशन कर सकती है प्री जो 2019 की पोजीशन। जिन वकीलों से मैंने बात की उनका मानना है कि ज़्यादातर जो फैसले लिए गए हैं जिनकी हम मुखालफत करते हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है। पे एक अच्छा खासा तबका था जो ये कह रहे थे कि 370 में कुछ रहा नहीं था, इससे पहले ही खोखला कर दिया गया था। और बीजेपी के लीडरों ने खुल के ये कहा कि जब ये हुकूमत थे, कांग्रेस थी सेंटर में, तब इसे मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हम भी मानते हैं कि इसको 1953 के बाद आहिस्ता आहिस्ता खोखला किया गया। इसीलिए तो हमारी डिमांड थी रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी, अंदरूनी खुद मुख्तारी को दोबारा बहाल किया जाए। खुद आपने कहा था कि मैं तब तक इंतखाबात नहीं लड़ूंगा असेंबली के जब तक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे कायम है। क्या उस फैसले पे आप कायम हैं अभी? मैं जनाब फिलहाल तो मैं रियासत बने भी उसके बाद भी मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है असेंबली इलेक्शन लड़ने का। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एनआईए की कार्रवाइयाँ यहाँ पे चल रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये वेंडेटा है, सियासी इंतकामगिरी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एक केस था उसके तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है। कौन कहता है केस नहीं था?
लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो केस चलते हैं उन लोगों के खिलाफ जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, ये मुल्क भर की बात है। जब कभी बीजेपी की आप मुखालफत करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंसी से आपके ऊपर छापा पड़े। नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला के साथ ये तफसीली बातचीत आप जुमा यानी कल शाम 6:30 बजे न्यूज़ 18 उर्दू पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने डीडीसी इंतखाबात में कामयाबी का दावा करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में आंजानी मदन लाल शर्मा को खराज पेश करने के लिए मुनक्कदा एक तकरीब के बाद जी अमीर ने न्यूज़ 18 से बात की। जी अमीर ने कहा कि किसी भी पार्टी को वाज़ेह मैंडेट हासिल नहीं हुआ। मीर ने कहा कि बीजेपी ने खूब पैसा खर्च किया है और बड़े लीडरों के जरिए तशहीरी मुहिम चलाई, लेकिन इसके बावजूद उसे सिर्फ 4 अजला में ही कामयाबी मिली, जबकि यूटी के दीगर अजला से उसे कम ही वोट मिले हैं। अगर मेरे से पूछो तो किसी ने भी कोई अच्छा नहीं किया। अब ये मैनेजमेंट किसी की है तो 280 सीटों में 70 सीट किसी ने ली, और वो भी 4 ज़िलों में। ये जम्मू कश्मीर 20 ज़िलों पर है, हर ज़िले के 20 सेगमेंट्स बनाए गए थे। तो अगर किसी एक पार्टी ने 4 ज़िलों में 50 सीटें ले ली, उसका मतलब हम ये नहीं कह सकते उन्होंने कोई अच्छा किया। अभी तो आप सेगमेंट सीटों के हिसाब से देख रहे हो, और आने वाले हफ्ते 10 दिन के बाद जब डीडीसी चेयरमैन बनाए जाएंगे, आप देखेंगे कि जिनको आज तमाम मीडिया वाहवाही कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाई, वो सबसे छोटी पार्टी दिखाई देगी, क्योंकि 20 ज़िलों में 14 ज़िलों में उनका नाम निशान नहीं रहेगा कहीं पर। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करके और इस छोटे चुनाव में भी नेशनल सत्ता का चुनाव बना लेना, तो ये तो पहली बार ही हम देख रहे हैं। बड़ी बातें तो बड़े चुनाव में होती है, मुल्की सत्ता की बातें लोकसभा में होती है, स्टेट सत्ता की बातें असेंबली में होती है। ये तो प्योर डेवलपमेंट के खातिर ये चुनाव कराए गए थे। इस मौके पर जी अमीर ने इस बात का एतराफ़ किया कि डीडीसी इंतखाबात में कांग्रेस का मुजाहरा तवक्को के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरान शिकस्त की वजह पर गौर करेंगे। तीसरे नंबर का पोल परसेंटेज कांग्रेस पार्टी ने इन अचानक वाली सिचुएशन में भी लिया है। अगर पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी ने वोट लिया है यहाँ पर, तो सीटें उस मुताबिक उतने नंबर्स नहीं आ पाए। उस चीज़ का डिस्कशन होगा, खोज होगा, कहाँ पर कैंडिडेचर गलत हुआ था, कहाँ कैंपेनिंग की कमी रही थी, कहाँ पर किस तरह की दिक्कत हुई थी, वो आने वाले वक्तों के लिए ठीक करने की हर बार कोशिश रहती है। दराज के लापता बीआरओ इंजीनियर सुभान अली के वालिद और भाई ने पीओके से दस्तयाब हुई एक लाश का डीएनए टेस्ट करने की मरकजी हुकूमत से अपील की है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता जून में सुभान अली एक हादसे का शिकार हुए थे और उनकी गाड़ी द्रास नदी में गिर गई थी। हालांकि उस वक्त बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई की गई, तहम सुभान अली का कोई पता नहीं चल सका था। अब चूंकि स्कर्दू पीओके में नदी से एक लाश बरामद हुई है, तो सुभान के घर वालों ने लाश का डीएनए कराने के लिए इक़दाम करने की हुकूमत से अपील की है। मेरे लड़के को दुर्घटना होते हुए अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, ना जिंदा का, ना मुर्दा का, ना किसी प्रकार का, कुछ भी पता नहीं है। गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे लड़के का डीएनए रिपोर्ट आ जाए। जो पाकिस्तान में बॉडी मिली थी 27 जून को, उसी का रिपोर्ट यहाँ पर पाकिस्तान वालों ने 2 महीने में भेज दिया। खाना खाने बैठता हूँ तो लगता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। तो आप लोगों से गुजारिश है, सरकार, खासकर सरकार से, कि मेरे बच्चे का डीएनए रिपोर्ट जल्दी दे दीजिए। कुछ नहीं कहना चाहता। CFS चंडीगढ़ के डायरेक्टर से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और डिफेंस मिनिस्ट्री से और जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें खबर तो दो कि भाई हमारा कहाँ है, किस हाल में है। अगर आपके पास डीएनए रिपोर्ट, डीएनए सैंपल इतने दिन पहले पाकिस्तान से आया हुआ है, जो उसका कम से कम जांच करिए, वो है नहीं है, कम से कम वो तो पता चले, उसकी जल्दी से जल्दी करिए वो रिपोर्ट। आप इतना स्लो क्यों है प्रोसेस? जो रिसोर्सेज थे वो भी सब एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, और बस एक जान बची है, चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन कम से कम भाई का कुछ पता चल जाए मेरे भाई का। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा